हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आगरा सीरीज की इस अगले वीडियो में, जिसमें कि मैं आज आपको बताऊंगा ताजमहल के बारे में, ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में, क्या ताजमहल का इतिहास है और ताजमहल देखने कैसे जा सकते हैं, क्या चीज़ें आप अंदर ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते, अपने बैगेज को कहाँ रखना है, बैग को अपने कहाँ पर रखना है, टिकट कैसे लेनी है, सारी बातों को मैं 1 बाय 1 करके आपको बताऊँगा। तो अभी जिस जगह पर हम चल रहे हैं ये है वेस्टर्न गेट का रास्ता, मतलब ये रास्ता जाता है सीधे वेस्टर्न गेट के लिए। और इस रास्ते पर आने के लिए आपको आना होगा पुरानी मंडी चौराहा। पुरानी मंडी चौराहा पर जब आप आएंगे तो वहाँ से आपको ये रास्ता मिलेगा जो कि आपको ले जाएगा सीधे वेस्टर्न गेट यानी कि पश्चिमी गेट की ओर, जहाँ से कि एंट्री होती है टिकट चेकिंग के बाद। अगर आपने ऑनलाइन टिकट ले रखी है तो, और नहीं ले रखी तो वहीं पर आपको मिलेगी टिकट। तो आगरा आने के लिए वैसे तो मैंने सारी चीज़ें, आगरा आपको कैसे आना है, कहाँ पे रुकना है और होटल कहाँ पे लेना है, खाने की सारी चीज़, ये मैंने आपको पहले वीडियो जिसमें मैंने रेड फोर्ट यानी आगरा फोर्ट के बारे में बताया था उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को आप पहले चेक कर लीजिए। फिर भी मैं दोबारा से बता देता हूँ कि अगर आपको आगरा आना है तो आप अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन या फिर आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन, जहाँ पर आपको ट्रेन मिले, जहाँ के लिए ट्रेन मिले वहाँ पर आप आ सकते हैं। दोनों स्टेशनों के बीच में 3 से 4 किलोमीटर का अंतर है, तो आपको जहाँ के लिए ट्रेन मिले आप वहाँ से आ सकते हैं। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप चाहें तो ISBT आ सकते हैं। बस स्टॉप में आपको जो देश के सभी शहरों से आपको वेल कनेक्टेड आगरा मिल जाएगा, मतलब आप बस से चाहें तो बस से आ सकते हैं या फिर आप फ्लाइट से चाहें तो फ्लाइट से आ सकते हैं, आप ट्रेन से चाहें तो ट्रेन से आ सकते हैं। तो आने जाने के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है और रहने के लिए आपको ढेरों सारे होटल मिल जाएंगे। जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन थी वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दी थी, जिस होटल में मैं रुका था और जो भी मुझे टैरिफ पड़ा था वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। तो अब सीधे शुरू करते हैं, पहुँचते हैं सीधे वेस्टर्न गेट पर। और अभी यहाँ से जब आप धीरे धीरे से चलेंगे आगे तो आपको ये जो राइट साइड में दिख रहा है यहाँ पर आपको वॉशरूम की सुविधा मिल जाएगी। आप यहाँ पर पानी पी सकते हैं, पानी आपको मिल जाएगा और वॉशरूम आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आपको लेकर चलते हैं ताजमहल के एंट्री गेट पर। और देखिए, अगर आपने टिकट नहीं ले रखी है पहले से, यानी पहले से लेने का मतलब है कि अगर आपने ऑनलाइन टिकट नहीं बुक करी है तो आपको ऑफलाइन टिकट के लिए काफ़ी लाइन लगानी पड़ सकती है, काफ़ी भीड़ मिल सकती है। तो अच्छा यही होगा कि आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लें। और ऑनलाइन टिकट आपको कैसे बुक करनी है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर ऑनलाइन टिकट बड़ी आसानी से बुक कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करते हैं तो ये जिस तरह की भीड़ आप सामने देख रहे हैं इसी तरह की भीड़ आपको मिलने वाली है टिकट काउंटर पर। तो अच्छा आपके लिए यही होगा जो मैंने बताया कि ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए पहले से। जब आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं तो आपको ये लाइन नहीं लगानी पड़ती, ये भीड़ आपको नहीं मिलेगी ऑनलाइन टिकट में, क्योंकि ये सिर्फ काउंटर में भीड़ होती है। और जब आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं तो आप सीधे यहाँ से एंट्री कर जाते हैं अंदर की ओर। और अगर आप बैग लेकर आए अपने साथ, आपने बैग कैरी किया हुआ है और आपको ये प्रॉब्लम है कि आप बैग कहाँ पे रखेंगे, कहाँ जमा करेंगे बैग, तो आप आराम से यहाँ पर बैग अपने लेकर आइए। जो भी बैग हैं वो आपको यहाँ पर जमा हो जाएंगे सारे बैग। आपने एक बैग ले रखा है, 2 बैग ले रखे हैं, वो भी आपका जमा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो लॉकर रूम में भी अपने बैग जमा कर सकते हैं, तो बैग की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब यहाँ से हम करते हैं एंट्री अंदर की ओर। और जो आपने टिकट ले रखा होगा, अगर आपने ऑनलाइन टिकट ले रखा है तो वो यहाँ पर अगर आप मोबाइल में शो करेंगे, अपने फ़ोन में शो करेंगे, तो वो यहाँ पर आपका स्कैन किया जाएगा जो उस पर QR कोड होता है, और फिर वो आपको अंदर एंट्री दे देंगे। तो इस तरह से QR कोड चेक करने के बाद और टिकट हमारी चेक करने के बाद उन्होंने हमको अंदर की ओर एंट्री दे दी। अंदर एंट्री करने के बाद अब बारी थी अपने बैग को जमा करने की। तो हमने भी इधर उधर देखा कि कहाँ पर बैग जमा हो रहा है, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था। अब जब हमें ही पता नहीं होगा तो हम आपको कैसे बताएंगे, तो इस वजह से हमने एक लोगों से पूछा, इन भैया से पूछा कि सर बैग कहाँ पे जमा होते, तो उन्होंने हमें बताया कि बैग आपको वहाँ पर जमा करने हैं, आप जाकर वहाँ पर बैग जमा कर दीजिए और वहाँ से टोकन ले लीजिए। तो यहाँ पर जाकर हमने अपने बैग जमा किए और यहाँ से उन्होंने हमें टोकन दे दिया। और वो टोकन आपको अपनी जेब में अच्छे तरीके सही तरीके से डाल के रखना है, क्योंकि जब आप बैग वापस लेने आएंगे तो वो टोकन की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आपने टोकन खो दिया तो फिर बैग तो आपको मिल नहीं पाएगा। और भीड़ तो आप देख रहे होंगे, ये काउंटर पे काफ़ी भीड़ लगी होती है, तो इसी वजह से ऑनलाइन टिकट लेना ज़्यादा सही रहता है। अगर आप टिकट लेते हैं तो वो आपको 50 रुपये का टिकट पड़ेगा अगर आप सिर्फ नीचे का टिकट लेते हैं। अगर आप मकबरे में नहीं जाना चाहते या फिर आप ऊपर चढ़ के नहीं जाना चाहते हैं
तो आपको सिर्फ 50 रुपये का टिकट पड़ेगा। और अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं उस पर चढ़ के, जो ताजमहल का मेन मकबरा है, अगर वहाँ पर आप ऊपर चढ़ के जाना चाहते हैं तो आपका टिकट पड़ेगा 250 रुपये का। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो फिर आप चाहें तो ले सकते हैं टिकट, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको ऊपर जाना है या नहीं जाना है, आप ताजमहल के ऊपर जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहें तो टिकट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक दो बार वहाँ पर देख रखा है या फिर आ रखा है आपने यहाँ पर, तो आपको मेरे ख्याल से 250 रुपये वाली टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 50 रुपये वाली टिकट लेकर और आराम से पूरे ताजमहल के ग्राउंड में घूम सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका मन है कि नहीं आपको टिकट लेनी है तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर ये पूरे जो सामान आपने जो बैग ले रखे होंगे वो बैग की जांच होगी यहाँ पर, और वो मशीन के अंदर से जांच करने के बाद फिर वो बैग आपको थमा देंगे। और यहाँ पर देखिए अंदर ले जाने के लिए क्या है कि जैसे आप कैमरा ले जा सकते हैं, फ़ोन तो ले ही जा सकते हैं। और ये ट्राईपॉड जो होता है, ट्राईपॉड के लिए मना करते हैं, ट्राईपॉड नहीं ले जाने देते हैं। लेकिन फिर भी आप जो छोटा सा बेसिक गिम्बल होता है वो आप लेके जा सकते हैं, अंदर अपने बैग में डाल दीजिए और आप आराम से लेकर जा सकते हैं और अंदर गिम्बल का यूज़ कर सकते हैं। बट आप अंदर प्रोफेशनल कैमरा या फिर प्रोफेशनल गिम्बल या फिर प्रोफेशनल माइक, इन चीज़ों का प्रयोग आप अंदर नहीं कर सकते हैं, इन चीज़ों पर बिल्कुल मनाही होती है। तो यहाँ पर जांच होने के बाद फिर अब हम बढ़ेंगे अंदर की ओर और अंदर चल कर देखते हैं आगे की चीज़ें। तो अब यहाँ से करते हैं एंट्री और सीधे पहुँचते हैं अंदर परिसर में। और यहाँ की जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी कि आपको क्या अंदर लेके जाना है, अगर हाँ कोई पूछता है कि जैसे पानी की बोतल अंदर ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, तो आप पानी की बोतल आराम से अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि धूप इतनी होती, गर्मी इतनी होती है, सर्दियों में भी आपको प्यास लगनी ही लगनी है। तो पानी की बोतल ज़रूर रखें, पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर कैरी करके रखें, क्योंकि आपको प्यास बार बार लगेगी। तो पानी तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा लेकिन बोतल नहीं मिलेगी, तो बोतल अपने साथ ज़रूर रखें। बोतल ले जाने में कोई रोक टोक नहीं है। तो अब अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में। ये जो आप लेफ़्ट और राइट साइड में ये कुछ रूम टाइप में या फिर रहने की जगह ये कुछ देख रहे हैं आप लेफ़्ट और राइट साइड में, यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर शाहजहाँ के टाइम पे जो मीना बाज़ार है, मीना बाज़ार आपने कई वीडियोज़ में सुना होगा, जैसे कि आपने आगरा फोर्ट वाली वीडियो में भी मेरी सुना होगा कि यहाँ पर मीना बाज़ार लगता था। तो वो शाहजहाँ के मुग़ल काल में ये बाज़ार एक लगाया जाता था, जिसमें कि सारी सामानें वहाँ पर रहती थी, सारी सामान वहाँ पर बेची खरीदी जाती थी। तो वो उसी बाज़ार को मीना बाज़ार कहते थे और वो यहाँ पर लगाया जाता था। हालांकि अभी सरकार ने 20-25 साल से ये बाज़ार बंद कर दिया है, उसके पहले यहाँ पर लगाया जाता था। जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये आपको ये छोटे छोटे से रूम टाइप में यहाँ पर भी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये पूरे 210 कमरे जो कि बने हुए हैं, ये वर्कर्स के लिए बनाए गए थे। जैसे जब ताजमहल का निर्माण हो रहा था तो जो वर्कर्स थे वो यहाँ पर आराम किया करते थे, अपना लंच करते थे, नाश्ता करते थे, यहीं पर 2-3 घंटे आराम करते थे और आराम करने के बाद फिर से अपने काम में लग जाते थे। तो ये रूम पूरे 210 रूम बनाए गए हैं जिसमें कि वर्कर्स आराम किया करते थे। ये वर्कर्स के रूम बनाए गए हैं चारों तरफ। अभी ये जो आप सामने देख रहे हैं ये रॉयल गेट, इसे कहते हैं रॉयल गेट यानी शाही दरवाज़ा। इसके ऊपर आगे की तरफ 11 डोम बने हुए और पीछे की तरफ भी सेम 11 डोम बने हुए, यानी कि इसके बैक साइड में भी 11 डोम बने हैं और आगे की फ्रंट साइड में भी 11 डोम बने हैं। जिसे इसका की मतलब है कि ताजमहल जो है वो 22 साल में बनकर तैयार हुआ था, यानी 11 आगे और 11 पीछे डोम, तो टोटल होते हैं 22। और इसका मतलब है कि ताजमहल जो था वो 22 साल में बनकर तैयार हुआ था। ऐसा बोलते हैं कि इसका यही मतलब है कि आगे 11 डोम और पीछे 11 डोम बने होने का मतलब है कि ये 22 साल में ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। अब जब आप इस रॉयल गेट के सामने आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेंट्रल लाइन मिलेगी, जिस सेंट्रल लाइन को फॉलो करते हुए आपको अंदर जाना है, जिससे कि आपको ऑप्टिकल इल्यूजन फील होगा। यानी जब आप अंदर की ओर जाएंगे इस लाइन को फॉलो करते हुए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ताजमहल दूर जा रहा है। तो इस लाइन को फॉलो करते हुए हम आगे की ओर बढ़े, बट भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाए और आगे कैमरे ने भी उस लाइट को ज़्यादा ले लिया, जिसकी वजह से हमें आगे दिखाई देना बंद हो गया है ताजमहल। तो अब यहाँ पर से हम देखते हैं, लेकिन जब आप इस लाइन को फॉलो करते हुए आगे की ओर जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे ताजमहल मतलब दूर जा रहा है। आप जितना पास जाते जाएंगे आपको ताजमहल उतना ही दूर जाता हुआ प्रतीत होगा। और यहाँ से जो रॉयल गेट है, यहाँ से ताजमहल की जो दूरी है, ताजमहल के बीच की दूरी है वो 300 मीटर की है। बट जब आप इसके बाहर से देखेंगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये इतनी दूरी पर है। अब यहाँ से जब आप रॉयल गेट से अंदर एंट्री करते हैं तो आपके सामने एक खूबसूरत ताजमहल आपके सामने होता है।
इसको देखने के लिए दूर दूर से, मतलब कई सारे देशों से, कई देशों से यहाँ पर रोज़ पर्यटक आते हैं। और ये एक्चुअली ये वीकेंड का टाइम था जब मैं गया हुआ था। तो वीकेंड के टाइम पर यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ कि आपको फ़ोटो तक क्लिक करवाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जैसा कि आप सामने देख भी रहे हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर, और ये सिर्फ वीकेंड की वजह से है। तो सही यही रहेगा कि अगर आप वीकेंड को थोड़ा सा इग्नोर करें, वीकेंड में ना जाएं, या फिर वीकेंड के अलावा और भी किसी भी डेज में चले जाएं, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, कभी भी चले जाएं। लेकिन वीकेंड में यहाँ पर बहुत भारी भीड़ होती है, तो वीकेंड को थोड़ा सा आप इग्नोर करें तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। अब क्योंकि मैं वीकेंड में गया था और मुझे इतनी ज़्यादा भीड़ मिली कि सही से, अगर आप देखिए भीड़ होती है तो आप सही से घूम भी नहीं पाते हैं और सही से सारी चीज़ों को आप नहीं देख पाते हैं। तो इस वजह से मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि वीकेंड पर ना ही जाएं तो अच्छा है। अब ये जो आप सामने एक टैंक देख रहे हैं, इसे टैंक कहते हैं। ये सामने जो आप चबूतरा देख रहे हैं, जिसे टैंक कहते हैं। यहाँ पर क्या था कि जो शाहजहाँ थे, वो जब ताजमहल बन रहा था तो यहीं पर बैठकर देखा करते थे कि सामने ताजमहल कैसा बन रहा है। अगर उसमें कुछ कोई उन्हें गलती समझ में आती थी या फिर कुछ कमी लगती थी तो वो यहीं से बताते थे कि यहाँ पर ये कमी है, और उस कमी को तुरंत सुधारा जाता था। ये ताजमहल में जो वाइट मार्बल लगा हुआ है वो पूरा मकराना मार्बल लगा हुआ है, जो कि जयपुर से आया है। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये रेड मार्बल, वो पूरा फतेहपुर सीकरी से आया हुआ है। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं पूरा वाइट मार्बल जो ताजमहल में लगा हुआ है, तो ये ऊपर मार्बल, लेकिन अंदर ईंट ही लगी हुई है, मतलब पूरा मार्बल से नहीं बना हुआ है। ये सिर्फ मार्बल की परत चढ़ाई गई है ऊपर से। और ये आसपास जो छोटे छोटे ये गुंबद टाइप के दिखेंगे आपको, नीचे रेड और ऊपर वाइट। यहाँ पर क्या होता था, जब यहाँ पर महाराजा जब एंट्री करते थे, जब शाहजहाँ यहाँ पर एंट्री करते थे, तो उनके एंट्री पर जो एक गीत या फिर जो नगाड़े या ढोल जो भी बजाए जाते थे, जो म्यूजिक बजाया जाता था, वो इन्हीं पर दोनों तरफ ये बनाए गए हैं और इन्हीं दोनों तरफ से वो बजाया जाता था उनके सम्मान में, उनके स्वागत में। जब आप ताज को देखेंगे तो आपको एक गुम्बद, यानी कि लेफ्ट गुम्बद, जब आप लेफ्ट तरफ खड़े होंगे, मतलब जब आप बाईं तरफ खड़े होंगे ताजमहल के, तो आपको जो बाईं तरफ का गुम्बद है वो आपको पास में, और जो दाईं तरफ का गुम्बद है वो आपको दूर दिखेगा। ये इसको इस तरह से बनाया गया है कि जब आप दाईं तरफ खड़े होते हैं तो आपको दाईं तरफ का गुम्बद पास में और बाईं तरफ का गुम्बद आपको दूर दिखता है। तो इस तरह से इसको क्रिएट किया गया है कि ये सारी चीज़ें इसमें, मतलब ये ऑप्टिकल इल्यूजन कह सकते हैं, या इन्हें आंखों का धोखा कह सकते हैं, या फिर आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, बट ये चीज़ें इसमें हैं। और इसकी जो मीनारें आप देखते हैं, जब आप ये इन मीनारों को देखते हैं तो ये मीनारें थोड़ा सा आपको बाहर की ओर झुकी हुई प्रतीत होती हैं। और इनको ऐसा इसलिए भी बनाया गया था कि अगर किसी कारणवश या कभी मीनारें गिरती हैं तो वो ताजमहल के ऊपर न गिरे, यानी कि जो मुख्य मकबरा है उसके ऊपर न गिरे, वो बाहर की ओर गिरे, जिससे जो मुख्य मकबरा है उसे कोई क्षति ना पहुंचे। इस वजह से इन्हें इस तरह से बनाया गया है। ये फाउंटेन जो आप सामने देख रहे हैं, ये फव्वारे जो लगे हुए हैं, ये पूरे 53 फव्वारे यानी 53 फाउंटेन है ये। और इनके आसपास जो आपको बाग दिखेंगे वो पूरे 16 बाग हैं, यानी 16 गार्डन और 53 फाउंटेन। इसका मतलब है कि जो ताजमहल बनकर पूरा तैयार हुआ, कंप्लीट हुआ, वो तैयार हुआ 1653 में। इसका यही मतलब है, 16 गार्डन और 53 फाउंटेन का यही मतलब है कि जो ताजमहल बनकर तैयार हुआ था वो तैयार हुआ था 1653 में। अच्छा, इन फाउंटेन को जो फव्वारे लगे हुए हैं, इनको पहले कैसे चलाया जाता था? पहले के ज़माने में लाइट या कोई मोटर या कोई मशीन तो होती नहीं थी, तो इनको चलाया इस तरह से जाता था कि जो शाहजहाँ के वर्कर होते थे, वो वर्कर यमुना नदी के किनारे पर एक चरखा लगा हुआ था और वहीं पर पानी की टंकी थी और वहीं पर चरखा लगा हुआ था, जिससे कि वो घुमाते थे, जिससे कि इन फव्वारों में पानी आता था और ये फव्वारे चलते थे। हालांकि अब तो इन्हें मशीनों से ऑपरेट किया जाता है, मशीनों से चलाया जाता है, पर पहले के टाइम पे इन्हें इसी तरह से चलाया जाता था। और ये ताजमहल के आसपास लेफ़्ट और राइट साइड में जो आप दो बिल्डिंग्स देखते हैं, लेफ़्ट साइड में तो आपको मिलेगी मस्जिद और राइट साइड में है मुग़ल काल का मेहमान खाना, यानी कि यहाँ पर मेहमान आते थे और रुकते कब थे, 2 या 3 घंटे के लिए आराम करते थे यहीं पर, 4 घंटे के लिए। लेकिन यहाँ पर सोते नहीं थे, सोने के लिए वो जाते थे आगरा फोर्ट में। आगरा फोर्ट में कमरे बने हुए हैं जहाँ पर कि वो सोने के लिए जाया करते थे, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा सा आराम करते थे। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये यमुना नदी के उस पार, ये मेहताब बाग कहते हैं इसको। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब
जो शाहजहाँ थे वो एक वाइट ताजमहल के पीछे एक ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने ये मेहताब बाग की जगह चुनी थी। लेकिन जिससे पहले जब तक कि वो बनवा पाते यहाँ पर ब्लैक ताजमहल, उसके पहले ही उनके बेटे जो औरंगजेब था, उनके बेटे औरंगजेब, शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था, जिससे कि वो ये काम पूरा नहीं करवा सके थे। और यहाँ पर जब आप ये ताजमहल में आएंगे तो आपको यहाँ पर ये एक सुरंग सी मिलेगी, जिसे कि अब सरकार ने बंद करवा दिया है, ये पूरी लॉक है यहाँ से। तो कहते हैं कि ये सुरंग यहाँ से लेकर सीधे आगरा फोर्ट में जाती है। मतलब यहाँ से अगर आप घुसेंगे तो आप सीधे आगरा फोर्ट में निकलेंगे जाके। हालांकि ये बात कितनी सही है कितनी गलत ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इस सुरंग से जाने के बाद आप सीधे आगरा फोर्ट में निकलेंगे। यानी जो शाहजहाँ ने इसे चुपचाप इधर से उधर जाने के लिए, आगरा फोर्ट से और ताजमहल आने के लिए बनवाया था, लेकिन सरकार ने अभी इसे बंद कर रखा है। यहाँ पर अगर आप पूर्णिमा की चांद में ताज को देखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि पूर्णिमा की चांद में ताज को देखें जब उसकी सुंदरता एक चरम पर होती है, तब उसका टिकट होता है 1000 रुपये। और आपको आधे घंटे का समय मिलता है ताज को देखने के लिए, ताजमहल को देखने के लिए आपको आधे घंटे का टाइम मिलता है, जो कि रॉयल गेट के पास से ही आपको दिखाया जाता है। पास में नहीं आने देते, यानी कि ताजमहल के पास आपको नहीं आने दिया जाता, और आपके पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम होता है, जिसमें कि आप रॉयल गेट के पास से ही पूरे ताजमहल को देख सकते हैं पूर्णिमा की चांदनी में। और पूर्णिमा की चांदनी में क्या खूबसूरत लगता है ये। तो अगर आप चाहें तो पूर्णिमा की चांद में आप इसे देख सकते हैं आकर। ये ताजमहल का पीछे का भाग है, यानी कि अब पीछे का भाग है, लेकिन मुग़ल काल में ये फ्रंट साइड हुआ करती थी ताजमहल की। और जहाँ से अब हम लोग एंट्री करते हैं वो बैक साइड हुआ करता था पहले, क्योंकि पहले रास्ता यमुना नदी से होकर जाता था। और अगर किसी को आना जाना है या फिर किसी को ताजमहल में आना है, किसी को जाना है बाहर, तो ये यमुना नदी के रास्ते का प्रयोग किया करते थे। तो इस वजह से पहले ये फ्रंट साइड होती थी, लेकिन अब ये बैक साइड हो गई है, क्योंकि जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं वो पहले बैक साइड हुआ करती थी और अब वो फ्रंट साइड हो गई है। तो यहाँ पर आप आकर टहल सकते हैं आराम से और यहीं पर बैठ सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर देखिए धूप बहुत लगती है, तो सर्दियों में भी काफ़ी धूप लगती है दोपहर के बाद में, और गर्मियों में तो आप दोपहर के बाद यहाँ पर टहल भी नहीं सकते हैं। तो अगर हो सके तो अपने साथ अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करें, एक छोटा अम्ब्रेला अपने साथ कैरी करें, जैसे कि अगर आपको धूप लगती है तो आप अम्ब्रेला लगा कर यहाँ पर टहल सकें। और पानी के लिए तो मैंने बताया है कि पानी आपको ज़रूर कैरी करके रखना है, पानी की बोतल आपको ज़रूर लेके रखनी है, ताकि अगर आपको प्यास लगती है तो आपको पानी पीने के लिए मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे पानी मिलेगा नहीं अगर आपने बोतल कैरी करके नहीं रखी है। पानी के लिए नल लगे हुए हैं तो आप वहाँ से बोतल भर सकते हैं, फिर आप चाहें तो पानी पी भी सकते हैं जाकर, लेकिन अगर आपने बोतल ले रखी है तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। ये वही फव्वारे और ये वही जो चबूतरा टाइप में जिसे मैंने टैंक बताया था, ये वही सारी चीज़ें हैं, और ये पूरे गार्डन बने हुए हैं। तो काफ़ी खूबसूरत लगता है पूरा गार्डन, और ये ताजमहल की तो बात ही क्या है। तो सारी चीज़ों को आप आराम से आकर घूम सकते हैं। आप 3 से 4 घंटे में, आप जितनी देर चाहें, वैसे तो यहाँ पर सुबह आकर और शाम को आप जा सकते हैं, आप जितनी देर चाहें यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। सुबह आप एंट्री कीजिए और आप शाम तक निकलिए, लेकिन आप मोस्टली 2 से 3-4 घंटे में पूरे ताजमहल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, पूरे ताजमहल को घूम सकते हैं यहाँ पर। और ये वही टैंक है जहाँ से कि शाहजहाँ बैठकर ताजमहल को देखा करते थे। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। और जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर आप वीकेंड में ना ही आएँ तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि मैं वीकेंड में आया हूँ तो ये इतनी ढेर सारी भीड़ है यहाँ पर कि आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो अगर भीड़ में आप ना अच्छे से फ़ोटो क्लिक करवा पाएंगे, ना ही वीडियो बना पाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब यहाँ से घूमने के बाद अब हम सीधे निकलेंगे घर के लिए, और यहाँ से एग्जिट करते हैं। और आप भी यहाँ से घूमने के बाद सीधे घर निकलना चाहेंगे, अगर आप चाहें तो रुक सकते हैं, लेकिन रुक कर क्या ही करेंगे आप यहाँ पर, जब आपने सारी चीज़ें घूम ली है। पहले आपने आगरा फोर्ट घूम लिया, अगर आपने पहले ताजमहल घूमा है तो फिर आपको रुक कर आगरा फोर्ट दूसरे दिन देखना चाहिए। और अगर आपने पहले आगरा फोर्ट देख लिया है तो फिर अब आपको घर जाने की आवश्यकता है। तो अब हम यहाँ से निकलकर अपना बैग उठाएंगे बाहर से और सीधे पहुँचेंगे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर, जहाँ से कि हमारी ट्रेन है कानपुर के लिए। तो सीधे पहुँचते हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन और वहाँ पर करेंगे थोड़ी देर वेट। अभी हम सीधे पहुँच चुके हैं आगरा कैंट में, जो कि रेलवे स्टेशन। हम आए तो थे आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर, लेकिन अब जाएंगे आगरा कैंट से। अभी चलते हैं सीधे प्लेटफॉर्म में।
तो ये चीज़ आपको देखनी है कि आपको ट्रेन कहाँ से मिल रही है। अगर आपको आगरा फोर्ट से ट्रेन मिल रही है तो आपको वहाँ पर जाना है। अगर आपको आगरा कैंट से ट्रेन मिल रही है तो आपको आगरा कैंट में जाना है। तो जब आप ट्रेन बुक करें तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपने ट्रेन कहाँ से बुक करी है। ऐसा ना हो कि आपने आगरा कैंट से ट्रेन बुक करी हो और आप बैठे हो आगरा फोर्ट में तो आपकी ट्रेन भी मिस हो जाए। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी जानकारी मैंने आपको दी वो आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपके काम आई होगी। मैंने आपकी जो लाइव उसमें कुछ वैल्यू ऐड करी होगी, आपको जानकारी अच्छी दी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले किसी इंटरेस्टिंग सीरीज़ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 124004 जयपुर से आने वाली प्रयागराज को जाने वाली इलाहाबाद जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस कुछ ही समय पे प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है।